नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भारत का पर्यावरणीय इतिहास, इंडियाज एनवायरमेंटल हिस्ट्री और इसे समझने में पुरातात्विक स्रोत मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कैसे हमारी मदद करते हैं। नमस्कार। जी हाँ, ये विषय यूपीएससी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट तीनों सेक्शंस को जोड़ता है। हाँ, और आज हम खास तौर पर जो हमारा सोर्स मटेरियल है, यूनिट 4 वैरायटी ऑफ सोर्सेज आर्कियोलॉजिकल, उसी पे फोकस करेंगे। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि जमीन के नीचे दबी हुई चीजें, चाहे वो पत्थर के औजार हों या पुराने बर्तन, हमें हजारों साल पहले के क्लाइमेट, वहाँ के पेड़ पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि हमारे पूर्वजों की जिंदगी के बारे में इतने राज बता सकती हैं। बिल्कुल। और देखिए, अक्सर हम पर्यावरण को बस एक बैकड्रॉप, एक पृष्ठभूमि मान लेते हैं, लेकिन जैसा कि यूनिट 4 की शुरुआत में उपिंदर सिंह का कोट है, environments are not just backdrops against which human history is enacted, they are very much part of the story. मतलब पर्यावरण सिर्फ वो पर्दा नहीं जिसके आगे इंसान अपना नाटक खेलता है, वो तो कहानी का हिस्सा है, एक एक्टिव हिस्सा। सही कहा। मतलब पर्यावरण हमारे एक्शंस को, हमारी सोच को, हमारे समाज को शेप करता है। ये पैसिव नहीं है। एग्जैक्टली और यहीं से एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी यानी पर्यावरण पुरातत्व का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, मतलब इसमें अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ जैसे आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट सब मिलकर काम करते हैं। अच्छा, तो इनका मेन गोल क्या होता है एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी का? गोल ये समझना है कि अतीत के समाज, पास्ट सोसाइटीज अपने पर्यावरण के साथ कैसे इंटरैक्ट करते थे, उन्होंने संसाधनों, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे किया, पर्यावरण में जो बदलाव आए जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ तो उन्होंने खुद को कैसे ढाला, अडेप्ट कैसे किया, ये सब सवाल एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी एड्रेस करती है। ओके, तो जब हम यहाँ आर्कियोलॉजी या पुरातत्व शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ पुरानी इमारतें या मूर्तियां खोदना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आर्कियोलॉजी को बहुत ब्रॉड सेंस में लिया गया है। इसमें जियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब भूवैज्ञानिक स्रोत और दूसरी एंसिलरी साइंसेज सहायक विज्ञान शाखाएं भी शामिल हैं। एसेंशियली वो हर भौतिक सुराग जो हमें अतीत के पर्यावरण और इंसान के रिश्ते के बारे में बता सके। ठीक है, तो ये स्रोत, ये सोर्सेज कितने तरह के होते हैं मोटे तौर पर? देखिए, यूनिट 4 के हिसाब से हम इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, मटेरियल रिमेन्स यानी भौतिक अवशेष। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिन्हें इंसान ने बनाया या इस्तेमाल किया, जैसे आर्टिफैक्ट्स मतलब कलाकृतियां, पत्थर के औजार, बर्तन, इमारतें, स्ट्रक्चर्स वगैरह। ये हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा। मटेरियल रिमेन्स, ठीक है। और दूसरा है टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स यानी लिखित अभिलेख, जैसे इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख या पुराने टेक्स्ट्स, ग्रंथ। हालांकि ये एनवायरमेंटल हिस्ट्री के लिए उतने डायरेक्ट नहीं होते, पर कभी-कभी इनमें भी जानकारी मिल जाती है, जैसे किसी पुराने टेक्स्ट में किसी खास मौसम या फसल का जिक्र हो। इनको हम ब्रीफली मेंशन करेंगे। और तीसरा, वो आपने प्रॉक्सी कहा था। हाँ, एनवायरमेंटल प्रॉक्सीज यानी पर्यावरणीय प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब होता है इनडायरेक्ट इंडिकेटर, अप्रत्यक्ष सूचक। ये सीधे सीधे मानव निर्मित नहीं होते, लेकिन ये उस समय के पर्यावरण के बारे में बताते हैं, जैसे पोलन, पराग के कण, या लेक सेडिमेंट्स, झील की तलछट, या फिर आइसोटॉपिक एनालिसिस, समस्थानिक विश्लेषण। अच्छा, मतलब जैसे हवा का तापमान सीधे नहीं ना नाप सकते पुराने समय का, तो शायद बर्फ की परत में फंसी हवा के बुलबुलों से अंदाजा लगाते हैं, वो प्रॉक्सी हुआ। बिल्कुल सही समझे। दैट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ प्रॉक्सी। तो ये 3 मेन कैटेगरीज हैं, मटेरियल रिमेन्स, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स एंड एनवायरमेंटल प्रॉक्सीज। गॉट इट। तो चलिए मटेरियल रिमेन्स, भौतिक अवशेषों से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा मिलने वाली चीजें क्या हैं? अनडाउटेडली स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार। ये हमें लाखों साल पीछे ले जाते हैं। पैलियोलिथिक एज, पुरा पाषाण काल से ही हमें मिलते हैं। और ये सिर्फ औजार नहीं है, ये बताते हैं कि उस समय के इंसान कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किस तरह के माहौल में थे। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, स्ट्रक्चर्स भी बनने लगे। हाँ, बाद के समय में खासकर जब खेती शुरू हुई तो हमें ज्यादा स्थायी संरचनाएं मिलती हैं, जैसे ड्वेलिंग यूनिट्स, आवास इकाइयां मतलब घर। फिर पानी के प्रबंधन के लिए डैम्स, बांध, कैनाल्स, नहरें
और इरिगेशन सिस्टम्स, सिंचाई प्रणालियां, ये सब दिखाते हैं कि इंसान ने पर्यावरण को समझना और उसे मैनेज करना सीख लिया था। इसका सबसे शानदार उदाहरण तो शायद हड़प्पा सभ्यता है ना? हाँ, मोहनजोदारो, उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो कमाल का था। ओ एब्सोल्युटली, मोहनजोदारो जो करीब 2600 से 1900 BCE के बीच फला फूला, वहाँ की जो एडवांस्ड वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम है वो सच में रिमार्केबल है। कुएं, ढकी हुई नालियां, बड़े स्नान घर, ये सब दिखाता है कि हड़प्पन लोगों को पानी की कीमत पता थी। शायद वो पानी की कमी वाले इलाके में रहते थे और उन्होंने उसके लिए कितनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। ये वाकई सोचने वाली बात है कि आज से 4500 साल पहले भी इतनी प्लानिंग थी। हाँ, और ये सिलसिला आगे भी चला। अर्ली स्टेट्स और एम्पायर्स, शुरुआती राज्यों और साम्राज्यों ने भी जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दिया। बड़े बड़े टैंक्स, तालाब बनवाए गए, नहरें खोदी गईं, एक्वेडॉक्स, जल सेतु बनाए गए। ये सिर्फ खेती के लिए नहीं बल्कि समाज और धर्म के लिए भी जरूरी थे। स्टेट का इन्वेस्टमेंट दिखता है इसमें। ठीक है, तो ये तो हुए मटेरियल रिमेन्स, लेकिन इन सब की उम्र कैसे पता चलती है? मतलब ये औजार कितना पुराना है या ये नहर कब बनी थी? अंदाजे से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। यहीं पर साइंटिफिक टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, खासतौर पे डेटिंग मेथड्स की। कई सारी विधियां हैं जो रेडियो एक्टिव डीके, रेडियोधर्मी क्षय के सिद्धांत पर काम करती हैं। मतलब कुछ तत्व समय के साथ एक नियमित दर से बदलते हैं और उसे मापकर हम उम्र का पता लगा सकते हैं। इसमें सबसे फेमस तो शायद कार्बन 14 है। हाँ, कार्बन 14 डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मतलब जो कभी जीवित थे, जैसे लकड़ी, हड्डी, कोयला, बीज, उनकी उम्र पता करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। बेसिकली जीवित प्राणी कार्बन लेते हैं जिसमें एक छोटा हिस्सा रेडियो एक्टिव कार्बन 14 होता है। मरने के बाद वो लेना बंद कर देते हैं और C14 एक जानी हुई रफ्तार से डीके होता है, तो बचे हुए C14 को मापकर उम्र पता चल जाती है। कार्बन 14 ये नाम याद रखना जरूरी है। कार्बन 14, राइट। और क्या दूसरी मेथड्स भी हैं? हाँ, कई हैं, जैसे थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग। इसका इस्तेमाल पकी हुई मिट्टी जैसे पॉटरी या जले हुए पत्थर की उम्र जानने के लिए होता है। पोटेशियम आर्गन डेटिंग बहुत पुरानी चीज़ों जैसे वॉल्केनिक रॉक के लिए इस्तेमाल होती है, लाखों साल पुरानी। फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR भी है। मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग टेक्निक्स हैं। वाह, काफी टेक्निकल है ये सब। है तो। और इसी से जुड़ा एक और फील्ड है आर्कियोमेट्री। इसमें बेसिकली साइंटिफिक एनालिसिस होता है चीजों का, मेजरमेंट के जरिए। आर्कियोमेट्री ये क्या करती है? इससे क्या कर रहे हैं? कई चीजें, जैसे मान लीजिए हमें कोई पुराना मिट्टी का बर्तन मिला, पॉटरी शार्ड, उसका केमिकल एनालिसिस, रासायनिक विश्लेषण करके हम पता लगा सकते हैं कि वो किस मिट्टी से बना है, वो मिट्टी कहाँ मिलती है, उसे बनाने की टेक्निक क्या थी। इससे ट्रेड रूट्स, व्यापार मार्गों का भी पता चल सकता है। अच्छा, और धातुओं के लिए भी ऐसा होता होगा? हाँ, मेटल आर्टिफैक्ट्स। हाँ बिल्कुल। धातु की बनी चीज का एनालिसिस करके उसके ओर सोर्स यानी अयस्क का स्रोत पता चल सकता है, प्रोडक्शन टेक्निक पता चल सकती है। इसी तरह सॉइल एनालिसिस, मिट्टी का विश्लेषण भी बहुत काम का है। मिट्टी का विश्लेषण, वो कैसे? देखिए, जहां इंसान रहते हैं या काम करते हैं वहां मिट्टी की कॉम्पोजिशन बदल जाती है। जैसे अगर कहीं जानवर बांधे जाते थे तो वहां की मिट्टी में नाइट्रोजन या फॉस्फेट का लेवल बढ़ सकता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण इनाम गांव से है, जो महाराष्ट्र में एक कैलकोलिथिक साइट है। इनाम गांव? हाँ, सुना है इसके बारे में? क्या मिला वहां? वहां एक घर के आंगन, कोर्टयार्ड की मिट्टी का एनालिसिस किया गया तो उसमें फॉस्फेट का लेवल बहुत हाई मिला। इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया कि शायद वहां रात में जानवरों को बांधा जाता होगा जिनके मलमूत्र से फॉस्फेट बढ़ा। है ना इंटरेस्टिंग? हाँ यार, कमाल है। मतलब मिट्टी भी कहानी कहती है। बिल्कुल। फिर आता है पेलियंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, यानी फॉसिल्स का अध्ययन। और अब तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान, खासकर एंशिएंट DNA स्टडीज बहुत आगे बढ़ गई हैं। इससे हमें होमिनिड एवोल्यूशन, मानव विकास और माइग्रेशन पैटर्न्स, प्रवासन के रास्तों के बारे में बहुत सटीक जानकारी मिल रही है। DNA से? वाओ! और हड्डियां, बोन्स, उससे क्या पता चलता है? वो तो काफी मिलती होंगी एक्सकवेशंस में। हड्डियां तो खजाना है जानकारी का। फॉनल रिमेन्स, मतलब पशुओं के अवशेष, अगर किसी साइट पर एक जगह ज्यादा मिल रहे हैं
तो पता चल सकता है कि वो बुचरिंग एरिया था या खाना पकाने की जगह थी। एक्टिविटी एरियाज पता चल जाते हैं। हाँ, फिर फॉनल एनालिसिस, पशु विश्लेषण से ये पता चलता है कि किन जानवरों का शिकार होता था, कौन से जानवर डोमेस्टिकेटेड थे, पाले जाते थे, उनकी उम्र क्या थी मरने के समय, क्या उन्हें कोई बीमारी थी। वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड जानवरों की हड्डियों में फर्क होता है। जैसे पालतू जानवरों के जोड़ों, जॉइंट्स में बदलाव आ जाते हैं, खासकर अगर उन्हें खेती के काम में लगाया जाता था। अच्छा, फ्यूज्ड जॉइंट से पता चलता है कि उन्हें हल वगैरह खींचने में इस्तेमाल किया होगा। पॉसिबल है, हाँ। हड्डियों से उस समय के एनवायरनमेंट के बारे में भी पता चलता है। जैसे किसी खास जानवर की हड्डी मिलना ये बता सकता है कि उस समय क्लाइमेट कैसा था, वेजिटेशन, वनस्पति कैसी थी। कुछ जानवर खास मौसम में ही शिकार किए जाते हैं, तो सीजनैलिटी का भी अंदाजा लगता है। और आपने इनाम गांव का जिक्र किया था, वहां जानवरों की हड्डियों से और कुछ पता चला। इनाम गांव का सबसे सरप्राइजिंग फाइंड था समुद्री मछली की हड्डियों का मिलना। इनाम गांव समुद्र तट से काफी दूर है, अंदर है डेक्लिन प्लेटो में। वहां मरीन फिश बोन्स मिलना ये दिखाता है कि उन लोगों के तटीय इलाकों के समुदायों से कॉन्टैक्ट्स थे, व्यापार या आदान प्रदान होता था। वाओ, दैट्स फैसिनेटिंग। इतनी दूर से मछली, है ना। अब बात करते हैं ह्यूमन बोन्स की, मानव हड्डियों की। डेंटल स्ट्रक्चर, दांतों की बनावट से डाइट यानी आहार के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अनाज खाने वालों और मांस खाने वालों के दांतों पर घिसाव अलग तरह का होता है। अच्छा, और ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस होता है हड्डियों का, या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी SEM से देखा जाता है। इससे खाने की क्वालिटी, न्यूट्रिशन लेवल, पोषण का स्तर पता चलता है। क्या उनकी डाइट बैलेंस थी, किसी चीज की कमी तो नहीं थी। और बीमारियां, पुरानी बीमारियां भी पता चल जाती हैं। हाँ, पैलियो पैथोलॉजी, पूरा विकृति विज्ञान इसी की स्टडी है। हड्डियों पर बीमारियों के निशान रह जाते हैं, जैसे आर्थराइटिस, गठिया के निशान जोड़ों पर दिखते हैं। कोई इन्फेक्शन हुआ हो या चोट लगी हो, वो भी पता चल सकता है। इससे तो पूरी पॉपुलेशन की हेल्थ का अंदाजा लग सकता है। बिल्कुल, पॉपुलेशन स्टडीज भी होती हैं। कितनी बड़ी आबादी थी, मोर्टालिटी रेट क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी। न्यूट्रिशन लेवल से सोशल स्टेटस का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शायद अमीर लोगों को बेहतर खाना मिलता हो तो उनकी हड्डियों की स्थिति अलग हो। ये सब करने के लिए तो स्पेशलाइज्ड लैब्स और इक्विपमेंट चाहिए होंगे। हाँ बिल्कुल, ये सब काम फील्ड में नहीं हो सकता। इसके लिए अच्छी लेबोरेटरीज, महंगे उपकरण और सबसे ज़रूरी ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट, प्रशिक्षित विशेषज्ञ चाहिए होते हैं। यह आसान काम नहीं है। समझ गया। तो ये तो हुई साइंटिफिक टेक्निक्स जो आर्कियोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं। अब यूनिट 4.2 पर आते हैं, पैलियो एनवायरमेंटल एविडेंस, पूरा पर्यावरणीय साक्ष्य। ये क्या है? पैलियो एनवायरमेंटल स्टडीज का मतलब है पास्ट एनवायरमेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करना। हजारों लाखों साल पहले क्लाइमेट कैसा था, वेजिटेशन यानी वनस्पति कैसी थी, लैंडस्केप, भूदृश्य कैसा था। ये जानना भारत के इतिहास को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। माइग्रेशन, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, या एग्रीकल्चर, खेती की शुरुआत, ये सब पर्यावरणीय बदलावों से जुड़े हो सकते हैं। तो ये रिकंस्ट्रक्शन करते कैसे हैं? क्या मेथड्स हैं? कई मेथड्स हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण है पैलियोनोलॉजी, परागाणु विश्लेषण। इसमें फॉसल पोलन यानी जीवाश्म परागकणों और स्पोर्स, बीजाणु का अध्ययन होता है। पोलन, फूलों के पराग, वो इतने पुराने समय तक बच जाते हैं? हाँ, पॉलन ग्रेन्स की बाहरी परत बहुत मजबूत होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई। ये आसानी से सड़ती गलती नहीं है, तो ये लेक सेडिमेंट्स में या पीट बॉग्स में हजारों साल तक प्रिजर्व रह सकती हैं। हर पौधे का पॉलन ग्रेन यूनिक होता है, तो जब हम सेडिमेंट कोर निकालते हैं और इसकी अलग अलग परतों में पॉलन देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस समय कौन से पेड़ पौधे उगते थे। पैलिनोलॉजी, ये टर्म याद रखिएगा। ओके, तो इससे पूरी वेजिटेशन हिस्ट्री पता चल सकती है। हाँ बिल्कुल, जैसे हिमालयाज या वेस्टर्न घाट्स में वेजिटेशन कैसे बदली, इसका पता पैलिनोलॉजी से चला है। रेडियो कार्बन डेटिंग से इन पॉलन लेयर्स की उम्र पता कर लेते हैं, तो पूरी टाइमलाइन बन जाती है। और सेडिमेंट एनालिसिस, तलछट विश्लेषण, वो भी बहुत ज़रूरी है। नदियाँ, झीलें अपने साथ मिट्टी, रेत बहा कर लाती हैं और जमा करती हैं। इन सेडिमेंट्स की बनावट, उनके कणों का आकार, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन, ये सब उस समय के पर्यावरण के बारे में बताता है। जैसे क्या उस समय ज़्यादा बारिश होती थी, नदी का बहाव तेज था, क्या सूखा पड़ता था,
गंगा के मैदानों या इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन को समझने में सेडिमेंट एनालिसिस ने काफी मदद की है। अच्छा, और एक स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस भी मेंशन किया था। हाँ, स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस। ये फॉसिल्स में जानवरों के दांतों में, हड्डियों में या सेडिमेंट कोर्स में मौजूद कुछ तत्वों के स्टेबल आइसोटोप्स यानी स्थिर समस्थानिकों के अनुपात का अध्ययन है। जैसे ऑक्सीजन आइसोटोप से पास्ट टेम्परेचर और रेनफॉल का पता चलता है, कार्बन आइसोटोप से वेजिटेशन टाइप जैसे जंगल थे या घास के मैदान और जानवरों की डाइट का पता चलता है। इससे मॉनसून हिस्ट्री को समझने में भी मदद मिली है। तो इन सब टेक्निक से हमें क्या पता चला है भारत के एनवायरमेंटल हिस्ट्री के बारे में? कुछ एग्जांपल्स? बहुत कुछ। जैसे अचोलियन लोग जो भारत में करीब 16.5 मिलियन ईयर्स अगो रहते थे, उनके औजारों के साथ मिले सबूत बताते हैं कि वो ज्यादातर खुले सवैना जैसे माहौल में रहते थे और बड़े जानवरों जैसे हाथी का शिकार करते थे। ड्रायर क्लाइमेट का असर दिखता है उनके जीवन पर। 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, ओके। और हाल के समय का? सबसे बड़ा बदलाव आया होलोसीन एपॉक में, जो करीब 10,000 साल पहले शुरू हुआ, जब आखिरी आइस एज खत्म हुई। इस दौरान क्लाइमेट गर्म और नम हुआ, मॉनसून स्ट्रॉन्गर हुआ, जंगलों का विस्तार हुआ। इसी माहौल ने एग्रीकल्चर, खेती की शुरुआत को संभव बनाया। राइस, चावल, वीट, गेहूं जैसी फसलें उगाना आसान हुआ। अच्छा, तो होलोसीन की शुरुआत ने खेती के लिए कंडीशंस बनाई। एग्जैक्टली, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स थे वो। और पोलन एविडेंस से पता चलता है कि भारत में खेती की शुरुआत करीब 6,000 साल पहले हुई थी। होलोसीन, ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। But it, Holocene around 10,000 years ago, agriculture start around 6,000 years ago. अब आते हैं सेक्शन 4.3 पर, रॉक आर्ट, शैल चित्रकला। ये तो काफी कॉमन है भारत में। हाँ, रॉक आर्ट यानी चट्टानों पर बनी पेंटिंग्स या कार्विंग्स भारत में बहुत जगहों पर मिलती हैं, खासकर सेंट्रल इंडिया में, जैसे भीमबेटका जो विंध्या हिल्स में है। ये प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर मिडीवियल पीरियड तक की हैं। इनमें जानवर, इंसान, शिकार के दृश्य, नाच गाना, बहुत कुछ दिखाया गया है। तो एनवायरमेंटल हिस्ट्री के लिए ये कैसे रिलेवेंट है? ये तो आर्ट है। ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये उस समय के जीवन और पर्यावरण का आईना है। इनमें जो फ्लोरा और फौना यानी पेड़ पौधे और जानवर दिखाए गए हैं, वो हमें बताते हैं कि उस जमाने में कौन से जानवर वहां रहते थे। कभी कभी तो ऐसे जानवर भी दिखते हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जैसे कुछ जगहों पर शायद वुली राइनोसोरस, ऊनी गैंडा दिखाया गया है। इससे हमें पास्ट हैबिटेट्स और उनमें हुए बदलावों का पता चलता है। रॉक आर्ट ये भी एक जरूरी सोर्स है। अच्छा, मतलब अगर किसी पेंटिंग में हिरण ज्यादा दिख रहे हैं तो शायद वो जंगल वाला इलाका रहा होगा। बिल्कुल। और अगर शिकार के दृश्य हैं या डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, पालतू जानवर दिखाए गए हैं, तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन को दिखाता है। इंसान अपने पर्यावरण को कैसे इस्तेमाल कर रहा था, इकोसिस्टम पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था। कुछ रॉक आर्ट साइट्स ऐसी जगहों पर हैं जहां आज जंगल नहीं है, लेकिन पेंटिंग्स में घने जंगल के दृश्य हैं। ये पास्ट डिफॉरेस्टेशन का सबूत हो सकता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। पेंटिंग से इतना कुछ पता चल सकता है। हाँ, बस इंटरप्रिटेशन सही होनी चाहिए। अब सेक्शन 4.4 है एनवायरमेंटल प्रॉक्सीज, पर्यावरणीय प्रॉक्सीज। हमने पहले भी बात की थी इसकी। हाँ, प्रॉक्सीज मतलब इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स जो हमें पास्ट टेम्परेचर, तापमान, प्रेसिपिटेशन, वर्षा, वेजिटेशन, वनस्पति या वाटर क्वालिटी, जल गुणवत्ता के बारे में बताते हैं। एग्जैक्टली। और ये हमें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देते हैं जो शायद कुछ 100 सालों के लिखित रिकॉर्ड से नहीं मिल सकता। तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉक्सीज की बात करते हैं। हाँ, क्लाइमेट प्रॉक्सीज, जलवायु प्रॉक्सी से शुरू करते हैं। क्लाइमेट प्रॉक्सीज जैसे एक बहुत कॉमन है ट्री रिंग्स, जी, वृक्ष वलय। पेड़ हर साल अपनी मोटाई में एक रिंग जोड़ते हैं। इस रिंग की चौड़ाई उस साल के मौसम पर डिपेंड करती है। अगर मौसम अच्छा था, बारिश अच्छी हुई, तापमान अनुकूल था, तो रिंग चौड़ी होगी, खराब मौसम में पतली। अच्छा, वो जो पेड़ के तने को काटने पे गोल गोल निशान दिखते हैं। हाँ, वही। इनको गिनकर पेड़ की उम्र पता चलती है और रिंग्स की चौड़ाई का पैटर्न देखकर पिछले सैकड़ों, कभी कभी हजारों सालों के क्लाइमेट का अंदाजा लग जाता है। हिमालयन कॉनिफर्स जैसे देवदार, देवदार के पेड़ों पर इस तरह की काफी स्टडी हुई है। इससे वार्मिंग और कूलिंग साइकिल्स का पता चला है और 20वीं सेंचुरी में हुई वार्मिंग भी दिखती है। ट्री रिंग्स, ये याद रखिएगा। ट्री रिंग्स, ओके। और क्या है क्लाइमेट प्रॉक्सीज? स्पीलियोथेम्स, गुफा निक्षेप,
मतलब केव्स, गुफाओं के अंदर जो स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स बनते हैं। वो जो चूने के पत्थर के टपकने से बनते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। हाँ, वही। ये पानी के टपकने से बनते हैं और उस पानी में घुले केमिकल्स का रिकॉर्ड इनमें जमा होता जाता है। इनके अंदर फंसे पानी के ऑक्सीजन आइसोटोप्स का एनालिसिस करके पास्ट टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, खासकर मॉनसून वेरिएबिलिटी, मानसून के उतार चढ़ाव का पता लगाया जा सकता है। सेंट्रल और साउदर्न इंडिया में इस पर काफी काम हुआ है। स्पीलियोथेम्स। स्पीलियोथेम्स। गॉट इट। ये तो हुए क्लाइमेट प्रॉक्सीज। वेजिटेशन प्रॉक्सीज? वेजिटेशन प्रॉक्सीज में सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है जिसकी हमने बात की, पॉलन एनालिसिस, परागाणु विश्लेषण। सेडिमेंट्स में मिले पॉलन से पास्ट वेजिटेशन पैटर्न्स का पता चलता है और ये भी पता चलता है कि वेजिटेशन क्यों बदली, क्या क्लाइमेट चेंज हुआ या आग लगी या इंसानों ने जंगल काटे। वेस्टर्न हिमालयाज में कैसे फॉरेस्ट से मेडोज में शिफ्ट हुआ या वेस्टर्न घाट्स में फॉरेस्ट टाइप्स कैसे बदले, ये सब पॉलन एनालिसिस से पता चला है। पॉलन एनालिसिस इज की फॉर वेजिटेशन हिस्ट्री। ठीक है। और वाटर प्रॉक्सीज, पानी के बारे में कैसे पता चलता है? इसके लिए एक टेक्निक है डायटम एनालिसिस, डायटम विश्लेषण। डायटम्स माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं, एक तरह की काई जिनकी सिलिका की बनी बाहरी खोल होती है। ये खोल भी सेडिमेंट्स में हजारों साल तक बची रहती हैं। डाइटम्स, ये क्या बताते हैं? अलग अलग तरह के डायटम्स अलग अलग पानी की कंडीशंस में पनपते हैं। कुछ साफ पानी में, कुछ गंदे पानी में, कुछ मीठे पानी में, कुछ खारे पानी में। तो सेडिमेंट्स में किस तरह के डाइटम्स मिल रहे हैं, उससे पास्ट वाटर क्वालिटी, जैसे पानी में न्यूट्रिएंट्स कितने थे, पीएच लेवल क्या था, सैलिनिटी, खारापन कितना था, ये सब पता चलता है। डायटम एनालिसिस। डाइटम एनालिसिस, इसका कोई एग्जाम्पल? हाँ, जैसे कश्मीर की डल लेक के सेडिमेंट्स का एनालिसिस किया गया, उससे पता चला कि पिछले कुछ दशकों में वहाँ यूट्रोफिकेशन, सुपोषण बहुत बढ़ गया है। यूट्रिफिकेशन, ये क्या होता है? यूट्रोफिकेशन मतलब पानी में न्यूट्रिएंट्स, खासकर नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ज्यादा बढ़ जाना। ये अक्सर खेती वाले इलाकों से बहकर आने वाले फर्टिलाइजर्स या शहरों से आने वाले सीवेज, गंदे पानी की वजह से होता है। इससे एल्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है और एक्वाटिक लाइफ मरने लगती है। तो डल लेक की स्टडी से पता चला कि ये प्रॉब्लम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बढ़ी है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये प्रॉक्सीज हमें बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं पास्ट एनवायरनमेंट की। अब अगला सेक्शन है 4.5, नेचुरल हजार्ड्स, प्राकृतिक खतरे। ये कैसे सोर्स हुए? देखिए, नेचुरल हजार्ड्स जैसे अर्थक्वेक्स, भूकंप, फ्लड्स, बाढ़, ड्रॉट्स, सूखा, लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन, ये सब पर्यावरण का हिस्सा है। खासकर भारत जैसी जगह पर जो इनके प्रति काफ़ी वल्नरेबल है, संवेदनशील है। हिमालयाज़ की वजह से भूकंप का खतरा, मॉनसून की वजह से बाढ़ का खतरा, कई इलाकों में सूखे का खतरा। हाँ, ये तो है। हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ या सूखे की खबर आती है। एग्जैक्टली। तो ये हैजार्ड्स ना सिर्फ इंसानी जिंदगी पर असर डालते हैं, बल्कि लैंडस्केप को भी बदलते हैं। नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, मिट्टी का कटाव होता है और कभी-कभी इंसान की अपनी एक्टिविटीज इन खतरों को और बढ़ा देती हैं या फिर वो इनसे बचने के उपाय भी करता है। तो इनका अध्ययन कैसे एनवायरमेंटल हिस्ट्री में मदद करता है? हम इन घटनाओं के जियोलॉजिकल एविडेंस, जैसे पुराने भूकंपों से जमीन में पड़ी दरारें या पुरानी बाढ़ से जमा हुई मिट्टी की परतें और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अगर उपलब्ध हों, उनका अध्ययन करके लॉन्ग टर्म पैटर्न्स को समझ सकते हैं। जैसे कौन इलाके में कितनी फ्रीक्वेंसी से बाढ़ आती है, क्या सूखे का कोई साइकिल है। अच्छा, जैसे अर्थक्वेक्स, भूकंप की बात करें, इंडिया इतना प्रोन क्यों है? मेन रीजन तो इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना है, जिससे हिमालयाज बने हैं। ये टक्कर अभी भी जारी है, इसलिए पूरा हिमालयन रीजन और आसपास के इलाके साइज्मिकली एक्टिव है। गुजरात का 2001 का भूकंप याद होगा। इन घटनाओं से हमें पता चलता है कि कहाँ कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, कहाँ लैंडस्लाइड्स का खतरा ज्यादा है। हिस्टोरिकल और जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मिलाकर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन और मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं। और फ्लड्स, बाढ़? भारत में ज्यादातर बाढ़ मानसून से जुड़ी हैं। नदियां उफान पर आ जाती हैं। केरला 2018, बिहार 2019, असम में तो लगभग हर साल। फ्लड से रिवर फ्लो बदलता है, जबरदस्त इरोजन होता है, पोल्यूशन फैलता है। इनकी हिस्टोरिकल स्टडी, पुराने रिकॉर्ड्स और सेडिमेंट डिपॉजिट्स के एनालिसिस से
हमें फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद मिलती हैं, जैसे कहाँ डैम्स या एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए। और ड्रॉट्स, सूखा, ये खासकर भारत के एरिड और सेमी एरिड रीजन्स की समस्या है। महाराष्ट्र 2018 का सूखा काफी भयानक था। ड्रॉट से मिट्टी खराब होती है, वेजिटेशन खत्म होती है, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण बढ़ता है, पानी की भयानक कमी हो जाती है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और प्रॉक्सीज जैसे ट्री रिंग्स से हम लॉन्ग टर्म ड्रॉट ट्रेंड्स को समझ सकते हैं। तो नेचुरल हैजर्ड्स का अध्ययन हमें पास्ट एनवायरमेंटल वेरिएबिलिटी और उसके ह्यूमन इम्पैक्ट को समझने में मदद करता है। सही कहा। अब हम आते हैं सेक्शन 4.6 पर, जो है मटेरियल रिमेन्स, भौतिक अवशेष पर एक एक्सपैंडेड डिस्कशन। हमने शुरू में बात की थी इसकी। हाँ, आर्टिफैक्ट्स, फॉसिल्स, सेडिमेंट्स, ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस, सोसाइटल डेवलपमेंट को समझने के लिए क्रूशियल हैं। बिल्कुल। तो अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, खासकर आर्टिफैक्ट्स ऑफ फॉसिल्स पर। आर्टिफैक्ट्स में, जैसा हमने कहा, स्टोन टूल सबसे पुराने हैं। इनके मटेरियल जैसे चर्ट, क्वार्ट्जाइट, बसाल्ट, ये कहाँ से लाए गए? टूल्स का फॉर्म कैसा है? उन्हें बनाने की टेक्निक क्या थी? ये सब लिथिक टेक्नोलॉजी, पाषाण प्रौद्योगिकी का हिस्सा है। लिथिक टेक्नोलॉजी, इससे क्या पता चलता है? बहुत कुछ। रॉक टाइप से पता चलता है कि वो लोकल था या कहीं दूर से लाया गया, जिससे ट्रेड या ट्रैवल का अंदाजा लगता है। टूल फॉर्म और टेक्निक से पता चलता है कि वो किस काम के लिए था, बनाने वाले का स्किल लेवल क्या था, और उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को कैसे अडेप्ट किया। लेकिन ये आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड जो हमें मिलता है, क्या वो कंप्लीट होता है? सब कुछ तो नहीं बचता होगा। बिल्कुल सही सवाल है। उपिंदर सिंह की किताब में पेज 35 इस पर जोर दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड की लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन है इनकम्प्लीटनेस। जो चीजें बनी उनमें से बहुत कम ही बच पाती हैं, और जो बचती हैं उनमें से बहुत कम ही हमें मिलती हैं। तो प्रिजर्वेशन, संरक्षण एक बड़ा फैक्टर है। ह्यूज फैक्टर। चीज किस मटेरियल की बनी है ये बहुत मैटर करता है। पत्थर हजारों लाखों साल बच सकता है, लेकिन लकड़ी, कपड़ा, चमड़ा वो खास कंडीशंस में ही बचते हैं। एनवायरनमेंट कैसा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत जैसे ट्रॉपिकल कंट्री में गर्मी और नमी में ऑर्गेनिक मटेरियल्स का बचना बहुत मुश्किल है। ड्राई केव्स या वाटरलॉग्ड साइट्स में प्रिजर्वेशन बेहतर होता है। और साइट्स का डिस्ट्रक्शन भी तो होता होगा। हाँ, नेचुरल कॉजेस से भी, जैसे बाढ़, भूकंप, और ह्यूमन एक्टिविटीज से भी, खेती, कंस्ट्रक्शन, लूटिंग, बहुत सारी पोटेंशियल साइट्स तो हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। तो जो मिलता है उसे बहुत केयरफुली एक्सकवेट करना पड़ता होगा। एक्सट्रीमली केयरफुली। ये शुक्रिया इतना भी। उपिंदर सिंह का एक्सकवेशन मेथड्स, उत्खनन विधियों के बारे में बताती हैं। एक तो होता है सरफेस एक्सप्लोरेशन, सतह पर घूमकर देखना कि कहीं कुछ मिल रहा है क्या। दूसरा है एक्सकवेशन, खुदाई। इसमें सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्ट्रैटिग्राफी, स्तरीकरण का। स्ट्रैटिग्राफी मतलब लेयर्स। हाँ, आमतौर पर जो परत नीचे होती है वो पुरानी होती है, और जो ऊपर होती है वो नई, लाइक अ लेयर केक। तो किस परत से कौन सी चीज मिली ये जानना बहुत जरूरी है। इसी को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। कोई आर्टिफैक्ट हवा में नहीं मिलता, वो किसी खास मिट्टी की परत में, किसी स्ट्रक्चर के पास दूसरी चीजों के साथ मिलता है। कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग इन आर्कियोलॉजी। कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग, राइट। और खुदाई कैसे होती है? पूरे इलाके को एक साथ खोदते हैं? दो मेन अप्रोचेस होती हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन, क्षैतिज खुदाई। इसमें एक बड़े एरिया को एक ही समय के लेवल पे खोला जाता है। ये तब करते हैं जब हमें किसी खास पीरियड के सेटलमेंट लेआउट को समझना हो। दूसरी है वर्टिकल एक्सकवेशन, ऊर्ध्वाधर खुदाई। इसमें एक सीमित एरिया में गहरा गड्ढा खोदा जाता है ताकि अलग-अलग समय की परतों का सीक्वेंस पता चल सके। और जो भी मिलता है उसे रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होता होगा। एब्सोल्युटली क्रिटिकल, क्योंकि एक्सकवेशन इज डिस्ट्रक्शन। आप एक बार परत हटा देते हैं तो उसे वापस वैसे नहीं रख सकते। इसलिए हर चीज का, हर परत का, हर स्ट्रक्चर का डिटेल्ड रिकॉर्डिंग्स, ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स, नोट्स बहुत जरूरी हैं। और सिर्फ रिकॉर्ड करना काफी नहीं, उसे पब्लिश करना भी जरूरी है ताकि दूसरे रिसर्चर्स उसे जान सकें और इस्तेमाल कर सकें। सही बात है। आजकल कोई मॉडर्न ट्रेंड्स भी हैं एक्सकवेशन में। सर्वेज होती हैं और नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जैसे रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स,
ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, सैटेलाइट इमेजरी, जिनसे बिना खोदे ही जमीन के नीचे क्या है इसका अंदाजा लग जाता है। वाह, टेक्नोलॉजी काफी हेल्प कर रही है। डेफिनेटली। अच्छा, स्टोन टूल्स के अलावा और कौन से आर्टिफैक्ट्स इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल हिस्ट्री के लिए? पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, खासकर जब खेती शुरू हुई तो स्टोरेज के लिए बर्तन जरूरी हो गए। मेटल आर्टिफैक्ट से मेटलर्जी का विकास पता चलता है। चारकोल, लकड़ी का कोयला अगर मिलता है तो वो डिफॉरेस्टेशन का इंडिकेटर हो सकता है। एनिमल बोन्स की बात हम कर ही चुके हैं, हंटिंग, डोमेस्टिकेशन, डाइट। राइट। अब फॉसिल्स पर थोड़ा और बात करते हैं। फॉसिल्स, जीवाश्म, जैसा हमने कहा, पास्ट वेजिटेशन और एनिमल्स को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं। पोलन और प्लांट रिमेन्स के एग्जाम्पल्स हमने देखे। एनिमल रिमेन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल रिमेन से और क्या पता चलता है? जैसे डेक्कन प्लेटो में हाथी के अवशेष, एलिफेंट रिमेन्स मिले हैं। इनके अध्ययन से मेगाफॉनल एक्सटिंक्शंस, बड़े जानवरों के विलुप्त होने के कारणों को समझने में मदद मिलती है। क्या क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार था या ह्यूमन हंटिंग? इसी तरह अगर कहीं मरीन फॉसिल्स, समुद्री जीवाश्म मिलते हैं इनलैंड एरिया में, तो वो पास सी लेवल चेंजेस, समुद्र स्तर में बदलाव का संकेत हो सकते हैं। फैसिनेटिंग। ये तो सारे सोर्सेज मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। अब हम आते हैं आखिरी सेक्शन 4.7 समरी पर। हाँ, तो जैसा हमने देखा, भारत की एनवायरमेंटल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना एक चैलेंज है, खासकर पुराने समय के लिए जब रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे। यहीं पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत क्रूशल हो जाते हैं। बिल्कुल। और पेलियो साइंसेज, पुरा विज्ञान में जो एडवांसमेंट्स हुई हैं, पॉलन स्टडीज, सेडिमेंट एनालिसिस, आइसोटोप जियोकेमिस्ट्री, डेटिंग टेक्निक्स, उन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत बढ़ाया है। फॉसिल्स, चाहे वो पॉलन हो, प्लांट रिमेन्स हो या एनिमल बोन्स हो, हमें सीधे पास्ट इकोसिस्टम्स की झलक देते हैं। और रॉक आर्ट, शैल चित्रकला और आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियाँ जैसे टूल्स, पॉटरी, स्ट्रक्चर्स, ये हमें बताते हैं कि इंसान उन इकोसिस्टम से कैसे इंटरैक्ट कर रहा था, उसकी टेक्नोलॉजी कैसी थी, उसका समाज कैसा था। ये सब मिलकर ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप की कहानी कहते हैं। प्रिसाइसली। तो चलिए इस पूरी चर्चा के की टेकअवेज, मुख्य बातों को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। आप और मैं बारी बारी से बोलते हैं। ठीक है। पहला, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व, भारत के एनवायरमेंटल हिस्ट्री, पर्यावरणीय इतिहास को समझने के लिए वाइटल एविडेंस, महत्वपूर्ण सबूत प्रदान करता है। दूसरा, इसमें कई साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 डेटिंग, पैलिनोलॉजी, परागाणु विश्लेषण, आइसोटोप एनालिसिस, समस्थानिक विश्लेषण और आर्कियोमेट्री। तीसरा, मटेरियल रिमेन्स, भौतिक अवशेष, जैसे टूल्स, औजार, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, स्ट्रक्चर्स, संरचनाएं और बोन्स, हड्डियां, हमें अतीत के एडेप्टेशन, रिसोर्स यूज, डाइट और टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, जैसे इनाम गांव का उदाहरण हमने देखा। चौथा, एनवायरमेंटल प्रॉक्सीज, पर्यावरणीय प्रॉक्सी, जैसे ट्री रिंग्स, वृक्ष वलय, स्पेलियोथिम्स, गुफा निक्षेप, पॉलन, पराग और डायटम्स, पास्ट क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाटर क्वालिटी को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं। पांचवा, रॉक आर्ट, शैल चित्रकला, हमें अतीत के फ्लोरा और फौना, जिनमें एक्सटिंक्ट स्पीशीज भी शामिल हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज की झलक देती है। और ड्रॉट्स, सूखा का अध्ययन हमें लॉन्ग टर्म पैटर्न्स और उनके इम्पैक्ट को समझने में मदद करता है। और सातवां, आर्कियोलॉजिकल मेथड्स, जैसे स्ट्रैटिग्राफी, स्तरीकरण और एक्सक्यूवेशन, खुदाई को समझना, और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड की लिमिटेशंस को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये सब पॉइंट्स मिलकर हमें दिखाते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कितने डाइवर्स और इंफॉर्मेटिव हैं। हाँ, ये हमें मानव और प्रकृति के बीच हजारों सालों के कॉम्प्लेक्स और डायनामिक रिश्ते की एक गहरी समझ देते हैं। उम्मीद है आज की इस चर्चा से हमारे लिसनर्स को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अहमियत और उनसे मिलने वाली जानकारी की गहराई का अंदाजा लगा होगा। ये न सिर्फ यूपीएससी में हिस्ट्री, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमें अपने वर्तमान और भविष्य के एनवायरमेंटल चैलेंजेस को समझने के लिए एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देता है। बिल्कुल। जानकारी काफ़ी डेंस थी, तो लिसनर्स इसे दोबारा भी सुन सकते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स
अच्छी तरह समझ आ जाएं। हाँ, जरूर। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो प्लीज हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सवाल या फीडबैक कमेंट्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट हमें इस चैनल को लॉन्ग टर्म तक चलाने में मदद करेगी। आपकी यूपीएससी की तैयारी बेहतरीन चलती रहे। ऑल द बेस्ट। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। पुरातत्व से हमें अतीत के पर्यावरणीय बदलावों और सामाजिक अनुकूलन के जो सबूत मिलते हैं, उनसे हम आज के भारत के पर्यावरणीय भविष्य के लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं? सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। धन्यवाद।